नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु कृपा क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज अपन जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो अपन बात करेंगे आरएएस प्री का जो सिलेबस है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के ऊपर अपन एनालिसिस करने वाले हैं कि किस प्रकार का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है और उस सिलेबस से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली प्री के ऊपर बात करेंगे कि आरएएस प्री जो एग्ज़ाम है उसमें ज्योग्राफी से संबंधित कौन कौन से पार्ट्स है और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए और उन टॉपिक से संबंधित एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी अपन केवल सिलेबस के साथ जो अपन बात करेंगे, जो अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ है 2021 का आरएएस का, उस पेपर में ज्योग्राफी प्री के अंतर्गत जो सिलेबस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की भी अपन साथ ही चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से सिलेबस के अंतर्गत किन टॉपिक्स में से मुख्यतः क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो सबसे पहले तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोजाना आने वाली इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है उनके लिंक आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं अपने ज्योग्राफी से संबंधित जो सिलेबस है आरएएस प्री के अंतर्गत वो किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, और अपन यहीं पर बात कर लेंगे कि इस टॉपिक्स को तैयार करने के लिए आप बेसिकली किन बुक्स का सहारा ले सकते हो। जनरली कोई टिपिकल सिलेबस नहीं है इसका, काफ़ी ईजी सिलेबस दिया गया है और इस ईजी सिलेबस को यदि अपन ध्यानपूर्वक, यदि अपनी मेहनत और अपनी तार्किकता के साथ यदि इसको अपन सॉल्व करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं, तो मुझे हिसाब से लगता नहीं कि आरएएस की जो एग्ज़ाम है वो पास करना या उसको क्लियर करना इतना डिफिकल्ट काम हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले 3 पार्ट के अंतर्गत ज्योग्राफी के सिलेबस को डिवाइड किया गया है। अब उसमें पहला पार्ट जो दिया गया है वो उसमें दिया गया है विश्व का भूगोल, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहला पार्ट जो है उसमें वो कौन सा डाला गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का डाला गया है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से, उसमें सबसे पहला दिया गया है प्रमुख स्थलाकृतियाँ, मेजर जो लैंडफॉर्म्स होती है। अब लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है, माउंटेन पर्वत, प्लेटू पठार एंड प्लेन्स, मैदान एंड डेजर्ट मरुस्थल। ठीक है, मुख्यतः 4 स्थलाकृतियाँ इसमें ऐड की गई है। कौन कौन सी, एक तो विश्व के प्रमुख पर्वत। अब इन पर्वतों के अंतर्गत जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए, यदि अपन जनरली बात करें तो पर्वतों के अंतर्गत जो निर्माणकारी 4 हलचलें हैं और उन्हीं हलचलों के अंतर्गत जो जो पर्वत आ रहे हैं, यदि अपन उनको भी यदि बेसिकली तैयार कर लेते हैं कौन से महाद्वीप से रिलेटेड है, उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो मेरे हिसाब से पर्वतों में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। पर्वतों के साथ में दिया गया है पठार, तो पठारों का आपको क्लासिफिकेशन एंड उनकी लोकेशन का ध्यान रखना है कि भाई कौन सा पठार कहाँ पर विद्यमान है। जैसे जनरली पूछ ले तिब्बत का पठार विद्यमान है, अब तिब्बत के पठार के इर्द गिर्द जो पठार है वो भी अपन को स्पेशली तैयार करने हैं। पठार के बाद में दिया गया इसमें मैदान, और मैदान के साथ में दिया गया इसमें क्या, मरुस्थल। तो ये जो 4 लैंडफॉर्म है, इन लैंडफॉर्म के अंतर्गत अपन को प्रत्येक महाद्वीप जो मुख्यतः 2-2, 3-3 है, वो भी यदि अपन तैयार करते हैं तो ये अपना टॉपिक तैयार हो जाएगा। सेकेंड इसमें टॉपिक दिया गया है प्रमुख नदियाँ एवं झीलें, रिवर्स एंड लेक्स। जो भी सभी महाद्वीपों की जो प्रमुख नदियां हैं, ऐसे नहीं अपन को देशों के अंदर भी प्रवेश करना है, अपन को केवल मोटा मोटा तैयार करना है इसमें कि भाई कौन से महाद्वीप की कौन सी मुख्य नदी है, और उस नदी के अंतर्गत भी अपन को 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो नदी का ओरिजिन पॉइंट और एक नदी का मुहाना, जहाँ पर नदी जाके एंड हो रही है, समाप्त हो रही है। उसके अतिरिक्त यदि नदी के ऊपर कोई परियोजना है, जैसे कोई बांध वगैरह हो सकता है, या कोई स्पेशली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्रोजेक्ट है वो उसके ऊपर स्थापित किए गए, उनकी अपन बात कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि उस नदी की कोई मुख्य सहायक नदी है, इन 4 बातों के ऊपर अपन को प्रत्येक नदी की बात करनी है। और उसके साथ में अपन को बात करनी है झीलें, और झीलों में भी मेजरली आपको बात करनी है हाईएस्ट, लोवेस्ट, और इसके अतिरिक्त यदि कोई उसकी इकोनॉमिकली रूप से यदि कोई मुख्य विशेषता है तो उन विशेषताओं को अपन को ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से अपन झीलों और नदियों को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगला इसमें दिया गया है कृषि के प्रकार, एग्रीकल्चर टाइप्स। और एग्रीकल्चर टाइप्स के अंतर्गत अपन को केवल एक ही बात करनी होती है कि जो विटल सिंह महोदय का जो विश्व का जो कृषि प्रादेशिकरण किया गया, जिसमें 13 कृषि प्रदेश बताए गए, उन 13 कृषि प्रदेशों में भी यदि अपन मैक्सिमम यदि 4 से 5 कृषि प्रदेशों को यदि ध्यानपूर्वक अपन तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैक्सिमम हो सकता है एक तो सेप्टेड कल्टिवेशन, स्थानांतरित कृषि, एक हो सकता है उसमें जो बागाती कृषि है, व्यापारिक कृषि है, ट्रेड फार्मिंग, एक इसके अंतरिक्त हो सकती है भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, और इसके अतिरिक्त जो है विस्तृत वाणिज्य कृषि। इसके साथ में अपन को तैयार करना है पशुपालन को, जो व्यापारिक भी और चलवासी दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इन 4 से 5 पार्ट में अपना ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद में अगला इसमें दिया गया है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, वर्ल्ड के आधार पर कि भाई विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के अंतर्गत जो प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश है, उन औद्योगिक प्रदेशों की क्या विशेषता है
और वो औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर अवस्थित है, या यदि किसी नदी के किनारे पर हो सकता है या फिर किसी तटवर्ती भाग में हो सकता है, तो उसको अपन को ध्यान में रखना है। और स्पेशली जो औद्योगिक केंद्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग के लिए हो सकता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए हो सकता है, या फिर किसी जलयान या वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध हो सकता है, तो उसके आधार पर अपन को इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश आ जाएंगे। और इसके बाद में एक टॉपिक और ऐड किया गया जो करंट के बेस पे रहता है, और इसमें है पर्यावरणीय मुद्दे, जो एनवायरमेंटल जो इश्यूज है जो वर्तमान में विकसित हो रहे हैं, उसके अंदर एक तो डेजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण है, एक वनोन्मूलन डिफोरेस्टेशन है, एक जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज है, और इसके अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय उष्मा जिसे अपन बोलते हैं, और एक ओजोन अवश्य यानी कि ओजोन डिप्लेशन। इन पर्यावरणीय समस्याओं के अंतर्गत अपन को मेजरली बात के लिए भाई इनके लिए उत्तरदायी कारक कौन से, रीजन क्या है इनके लिए, और रीजन के साथ साथ क्या इनको कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसमें मुख्यतः जो सम्मेलन वगैरह आयोजित होते हैं जो करंट के बेस पे अति महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन सम्मेलनों को अपन को इसमें क्या करना है, तैयार करना है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में ज़्यादा नहीं डाल रखा है, केवल एक तो इसमें क्या है, लैंडफॉर्म्स है, स्थला करती है, और उसके अतिरिक्त रिवर एंड लेक्स है, और इसके साथ में जो है कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, और उसके साथ में क्या है, एनवायरमेंट इश्यूज है। तो ये तो बात हुई अपनी किसकी, वर्ल्ड विश्व के भूगोल से संबंधित जो टॉपिक ऐड किए गए। इसके साथ में अपना जो सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी का, उस सेकंड पार्ट में ऐड किया गया है इंडियन ज्योग्राफी। अब जनरली पर साथ में थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं कि भाई ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस अपना, इस सिलेबस को अपन कहाँ से तैयार करें। तो जनरली यदि मार्केट में कोई सी भी यदि बुक है, कोई ऑथेंटिक नहीं है इसके लिए, यदि कोई सी भी बुक्स आती है जिसके अंतर्गत लैंडफॉर्म वगैरह, नदियाँ, झीलें वगैरह, या फिर कृषि के प्रकार, यानी अपन इसमें बात कर सकते हैं किसकी, जो भी बुक्स आती है कौन सी, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। इसमें कौन सी पढ़ सकते हैं अपन, विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है। इस विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ये सारे टॉपिक अपने क्या हो जाएंगे, वहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो इस बुक से आप क्या ले सकते हो, सहारा ले सकते हो इसके लिए। बाकी मेजर पार्ट जो अपना रहने वाला है वो क्या रहेगा इसमें, इंडियन और राजस्थान ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की जब अपन बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले ऐड वही किया गया है मेजर लैंडफॉर्म्स, और मेजर लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत यहाँ पर पर्वत है, पठार है और मैदान, यानी कि भारत के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख पर्वत, प्रमुख पठार और प्रमुख मैदान। यानी कि अपन इसमें बात कर सकते हैं कि इसमें बात करना चाह रहा है ये भारत के भौतिक प्रदेशों की, किसकी बात करनी है अपन को यहाँ पे, भारत के भौतिक प्रदेश जो है उनको अपन को तैयार करना है, और वो भी बिल्कुल ऊपर लेवल से मोटे मोटे रूप में तैयार करना है कि कौन से पर्वत, पठार, मैदान कहाँ पर विद्यमान है, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उनकी मुख्य चोटी है, कहाँ तक उनका विस्तार पाया जा सकता है। सेकेंड टॉपिक इसमें दिया गया है मानसून तंत्र एवं वर्षा का वितरण। मानसून, इंडियन मानसून, एंड जो वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में वो किस प्रकार से है, कहाँ पर हाईएस्ट हो रहा है, कहाँ पर लोएस्ट हो रहा है, कहाँ पर मीडिएस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार से वर्षा का अपन को क्या देखना है, वितरण देखना है। और मेजरली अपन को बात किसकी करनी है, मानसून सिस्टम की बात करनी है कि मानसून क्या है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है, कौन कौन से उत्पत्ति के इसके सिद्धांत है, और किस प्रकार से भारत में वर्षा का वितरण कौन कौन सी शाखाओं के माध्यम से होता है। थर्ड टॉपिक के अंतर्गत इसमें डाला गया है कि भारत की प्रमुख नदियां एवं झीलें, भारत की प्रमुख नदियां और नदियों के साथ क्या प्रमुख झीलें जो विश्व में है वही अपन को क्या देखनी है भारत की। इसके अतिरिक्त प्रमुख फसलें जिसमें डाल रखा है अलग से गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी। मतलब इन फसलों के अलावा अपन को किसी फसल की बात नहीं करनी है। आपको गेहूं पढ़ना है, चावल पढ़ना है, कपास पढ़नी है, गन्ना, चाय और किसकी बात करनी है, कॉफ़ी की। बाकी फसलों को आपको नहीं देखना है। अगला टॉपिक इसमें दिया गया है मेजर मिनरल्स, खनिज तत्व, और खनिजों में स्पेशली डाल रखा है एक तो लोहा, आयरन और, एक डाल रखा है मैग्नीज, एक बॉक्साइड और एक कौन सा है अब्रक। केवल 4 मिनरल्स इसमें ऐड किए गए। इसके बाद में ऊर्जा संसाधन है, और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत दोनों डाले गए हैं परंपरागत और गैर परंपरागत। यानी कि अपन को परंपरागत की बात करनी है और किसकी करनी है, गैर परंपरागत। परंपरागत में तो कौन आ जाएंगे, जो अपना परंपराओं से यूज ले, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है और परमाणु खनिज है, वो तो किस में आ जाएंगे, परंपरागत में। इसके अतिरिक्त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। और गैर परंपरागत में कौन आ जाएंगे, सौर ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, बायोमास आ जाएगा, बायोगैस आ जाएगा, भूताप आ जाएगा और ज्वारी आ जाएगी। इसके बाद में एक डाल रखा है भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। जैसे वर्ल्ड की भी अपन ने बात करी थी, उसी प्रकार भारत के भी प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन है, जो 8 अपन मानते हैं, उनकी अपन को बात करनी है। और उसके बाद में डाला गया है राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारे, यानी कि परिवहन ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, जिसमें भी क्या डाला गया, स्पेशली राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि केवल अपन को सड़क परिवहन की क्या करनी है, बात करनी है। और सड़क परिवहन में भी क्या है, प्रमुख नेशनल हाईवेज, और नेशनल हाईवेज के साथ जो है क्या डाला गया, प्रमुख परिवहन गलियारे, जैसे कि उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। इसके अतिरिक्त जो भारतमाला परियोजना है और सागरमाला परियोजना, इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो डेवलपमेंट किया गया है, उसकी अपन को इसमें बात करनी है।
तो ये अपना पार्ट किसका है, इंडियन ज्योग्राफी। और इस पार्ट को यदि आपको तैयार करना है तो सबसे बेसिकली यदि आपके पास में थोड़ा समय है और आप थोड़ा समय दे सकते हो अच्छे से तैयार करने के लिए, तो मैं इसके लिए रेफर करना चाहूँगा, आप पढ़ सकते हो कौन सी, आर.सी. तिवारी की। कौन सी बुक पढ़ सकते हो इसके लिए, आर.सी. तिवारी की बुक इसके लिए क्या रह सकती है, बेस्ट रह सकती है। और यदि आप शॉर्ट में पढ़ने की इच्छा रखते हो तो शॉर्ट में पढ़ने के लिए आप ला सकते हो कौन सी, परीक्षा वाणी। शॉर्ट में कौन सी पढ़ सकते हो आप, परीक्षा वाणी बुक का क्या कर सकते हो आप, इसमें उपयोग कर सकते हो। तो ये अपनी बात किसकी हुई, इंडियन ज्योग्राफी की। और तीसरा पार्ट जो दिया गया है ज्योग्राफी के अंतर्गत, वो तीसरा पार्ट है किसका, राजस्थान का भूगोल, यानी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंतर्गत जो टॉपिक ऐड है वो थोड़ी जनरली बाकी की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। इसमें भी पहला जो है वो तो क्या रहने वाला है, प्रमुख भू आकृति प्रदेश और उनकी विशेषताएं, यानी कि राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और उन भौतिक प्रदेशों की क्या क्या मेजर विशेषता हो सकती है। तो इसमें अपन को बात किसकी करनी है, भौतिक प्रदेशों के ऊपर चर्चा करनी है। सेकंड टॉपिक जो दिया गया वो क्या है, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। पूरा जलवायु क्लासिफिकेशन नहीं करना अपन इसको, इसमें अपन को क्या करना है, केवल जलवायु की विशेषताओं पे अपन को क्या करनी है, बात करनी है, किस प्रकार की जलवायु की विशेषता। अब उसमें सभी ऋतुओं की विशेषताएं आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु की भी आ जाएगी, वर्षा की भी आ जाएगी और शीत की भी आ जाएगी। ठीक है, अगला दिया गया है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ एवं झीलें। तो वो तो हर पैटर्न में ऐड हो रहा है, वर्ल्ड में भी है, इंडिया में भी है और राजस्थान में भी है। उसके बाद में इसमें दिया गया है प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, और प्राकृतिक वनस्पति के साथ क्या डाल रखा है, मिट्टी डाल रखा है। उसके बाद में प्रमुख फसलें। अब प्रमुख फसलों में गेहूं है, मक्का है, जौ है, कपास है, गन्ना है और क्या डाला रहा है, बाजरा डाल रहा है। इन्हीं फसलों की अपन को बात करनी है। और उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख उद्योग, मेजर इंडस्ट्री जो है उसकी बात करनी है। और उसके बाद में राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण तकनीकें। अब प्रमुख सिंचाई जो परियोजनाएं हैं उसमें बहुउद्देशीय भी आ जाएगी, वृहद परियोजना भी आ जाएगी और लघु परियोजना भी आ जाएगी। और इसके अतिरिक्त राजस्थान में प्रमुख जल संरक्षण तकनीक, भाई वर्षा जल के संरक्षण करने के लिए जो जो तकनीकें भारत में उपयोग में ली जाती है, भारत में क्या राजस्थान में, दोनों के आप तैयार कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इसमें डाला गया है जनसंख्या, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियाँ, कि भाई राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। उसके बाद में खनिज, मिनरल डाल रखे हैं और मिनरल्स में से दोनों ऐड किए हैं, धात्विक और अधात्विक। जबकि इंडियन ज्योग्राफी में केवल 3 से 4 मिनरल्स ऐड किए गए, जबकि राजस्थान ज्योग्राफी में दोनों है, धात्विक भी है और अधात्विक। मतलब जितने मिनरल्स राजस्थान में मिल रहे हैं उन सभी की अपन को क्या करनी है, चर्चा करनी पड़ेगी। अगला दिया गया इसमें राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज जो है उसमें एक परंपरागत और एक कौन सा, गैर परंपरागत, दोनों ऐड है इसमें। और उसके बाद में राजस्थान में जैव विविधता एवं इनका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी जो है वो कैसी है राजस्थान में, और इसके संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह अगर है, जैव आरक्षित क्षेत्र वगैरह है, इसके अतिरिक्त जो भी संरक्षण की तकनीकी राजस्थान में अपनाई जा रही है उनकी चर्चा करनी है। और उसके बाद में राजस्थान में प्रमुख पर्यटन स्थल और परिपथ, जो त्रिकोण है पर्यटन के, जो सर्किट वगैरह है उनकी इसमें अपन को क्या करनी है बात। तो मेजर यदि अपन पार्ट देखें हर इसके प्री के सिलेबस के अंतर्गत, तो मेजर पार्ट किसका है, राजस्थान का है। बाकी जो शॉर्ट में है वो कौन सा है, इंडिया और वर्ल्ड। और यदि राजस्थान के लिए आप बात करना चाहो तो आप किसकी बुक का सहयोग ले सकते हो, मुख्यतः जो अपन बोलते हैं कौन सा, HM सक्सेना, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है, इनकी बुक का आपके ले सकते हो, इसमें सहारा ले सकते हो, जो एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। तो ये तो बात रही अपनी सिलेबस की। अब इस सिलेबस के आधार पर जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को अपन देख लेते हैं, ताकि एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दोदा बेटा चोटी स्थित है। इंडियन ज्योग्राफी से डाला गया, क्या पूछा गया है, दोदा बेटा चोटी स्थित है, कहाँ पर है, अन्नामलाई, नीलगिरी, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी। जनरली अपन बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की, तो सतपुड़ा श्रेणी जो है वो गुजरात से लेके झारखंड तक फैली हुई है, जिसमें गुजरात में से क्या कहा जाता है, राजपीपला, महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, सतपुड़ा, मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, महादेव, और आगे छत्तीसगढ़ में जाने पर क्या कहा जाता है, मेकाल। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी मानी जाती है वो कौन सी है, धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी मानी जाती है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 1350 मीटर। कितनी मानी जाती है, 1350 मीटर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरात के जोबाड़ से बिहार के सासाराम तक इसका क्या मिलता है, विस्तार मिलता है, जो लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, सद्भावना शिखर। कौन सी है, सद्भावना शिखर। कौन सी है, सद्भावना शिखर, जिसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी मानी जाती है, 725 मीटर। ये विंध्याचल श्रेणी की क्या है, सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। नीलगिरी की बात करते हैं, तो नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी मानी जाती है, दोदा बेटा। कौन सी मानी जाती है, दोदा बेटा। और नीलगिरी का जो विस्तार है वो अपन कहाँ पर बोलते हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में।
और दोदा बेटा की जो ऊंचाई है वो कितनी है 2637 मीटर। कितनी है 2637 मीटर। और लास्ट में कौन सी आ गई अन्नामलाई। और अन्नामलाई की जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है अन्नाई मुड़ी। कौन सी है अन्नाई मुड़ी। और अन्नाई मुड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है 2695, जो क्या है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या निकल के आएगा बी ऑप्शन। कौन सी पहाड़ियों की है नीलगिरी पहाड़ियों की। और इसी दोदा बेटा चोटी पर हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा एक दूरबीन की क्या कर दी गई है स्थापना, जिससे पर्यटन को क्या मिल रहा है बढ़ावा मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना बी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन अपन को तभी लग रहा है जब अपन इस टॉपिक को क्या करेंगे अच्छे से तैयार करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ का है इंडियन ज्योग्राफी का है और किससे आ गया स्थलाकृति से यानी कि भौतिक पद्धति से पूछ लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना अपन को सूची फर्स्ट से सूची सेकंड के साथ। एक तरफ स्थलाकृति दी गई है और दूसरी तरफ दिया गया है क्या महाद्वीप। अब स्थलाकृति में भी क्या है चोटी भौतिक प्रदेशों से संबंधित डाला गया। इसमें पहला डाला गया एकांका गुहा। और एकांका गुहा जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो सीधी सी बात है एकांका गुहा कहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका में भी कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है एंडीज पर्वत श्रेणी में। कौन सी पर्वत श्रेणी में है एंडीज पर्वत श्रेणी में। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 6960 मीटर। माउंट एकांका गुहा की ऊंचाई कितनी है 6960 मीटर, जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी भी किसे माना जाता है एकांका गुहा को ही माना जाता है। तो ये तो किससे संबंधित हो गया दक्षिणी अमेरिका से। सेकंड पूछा गया मेसेटा। मेसेटा का पठार। जब अपन बात करते हैं फ्रांस स्पेन की और स्पेन के बाद में आ जाता है पुर्तगाल, तो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में जो पठारी प्रदेश पड़ता है उस पठारी प्रदेश को कहा जाता है मेसेटा का पठार। तो मेसेटा का पठार जो है अब यहाँ पर फ्रांस स्पेन पुर्तगाल तो डाल नहीं रखा, यहाँ पर सीधा डाल रखा है क्या यूरोप। उसी देखिए कितना इजी वे में डाला है, काफ़ी ऊपर ऊपर का लिया गया क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल डालता तब थोड़े जटिल हो जाता, यहाँ पर सीधा डाल दिया क्या यूरोप। तो मेसेटा का पठार जो है कहाँ पर पड़ता है यूरोप में पड़ता है। उसके बाद में इसमें डाला गया कौन सा सेरेगेटी मैदान। और सेरेगेटी का जो मैदान है ये कहाँ पर पड़ता है अफ्रीका में। कहाँ पर है अफ्रीका में। और बच गया कौन गिब्सन डेजर्ट यानी कि गिब्सन मरुस्थल। और गिब्सन मरुस्थल जो है ये कहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे मुख्य जो मरुस्थल है उसे अपन बोलते हैं कौन सा वृहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। अब उसके जो पार्ट्स हैं ग्रेट सैंडी है गिब्सन है सिम्पसन है तनामी है विक्टोरिया, वो सारे किसके भाग है वृहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के। तो अपना जो कूट बनेगा क्या बनेगा फर्स्ट में क्या आ गया फोर्थ, सेकंड में क्या आ गया थर्ड, थर्ड में क्या आ गया सेकंड और फोर्थ में क्या आ गया फर्स्ट। तो 4 3 2 1 और 4 3 2 1 जो है अपन को कहाँ मिल रहा है डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। इसमें अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। किससे संबंधित है स्थलाकृति से। यानी अपन को मेजर जो फोकस करना है वो किस पर करना है लैंडफॉर्म पर करना है स्थलाकृति, चाहे वो वर्ल्ड की हो चाहे इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक तरफ पर्वत शिखर है और एक तरफ उनकी स्थिति बताने पर कि भाई कौन सा पर्वत शिखर कहाँ पर विद्यमान है। इसमें पहला डाला गया है एल्ब्रुज माउंट एल्ब्रुज। और माउंट एल्ब्रुज जो है वो कौन सी श्रेणी में आता है काकेशस श्रेणी में। और वो कहाँ पड़ती है यूरोप में पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है काकेशस नहीं रहा है और ना ही यूरोप है, तो यहाँ पर अपन को एल्ब्रुज कहाँ पर मिलेगा रूस में। क्योंकि काकेशस पर्वत श्रेणी जो रूस है अजरबैजान है आर्मीनिया है वहाँ पर फैली हुई है, तो कहाँ पर आ जाएगा रूस। और माउंट एल्ब्रुज क्या है काकेशस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई अपन कितनी बताते हैं 5642 मीटर। कितनी ऊंचाई है 5642 मीटर। सेकंड दिया गया किलिमंजारो, क्या है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। अब यहाँ पर अफ्रीका नहीं है तो यहाँ पर कौन आ गया तंजानिया। कौन से देश में है तंजानिया। और ये क्या है अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जिसकी जो ऊंचाई है किलिमंजारो की वो कितनी है 58-95 मीटर। कितनी मानी जाती है 58-95 मीटर। ये किसकी आ गई किलिमंजारो। उसके बाद में कौन सा माउंट कुक। और माउंट कुक जो है वो कहाँ पर पड़ती है न्यूजीलैंड में। माउंट कुक कहाँ पर पड़ती है न्यूजीलैंड में। ठीक है, और उसके बाद में कौन सा है मैकिनले। और मैकिनले जो है वो कहाँ पर है संयुक्त राज्य अमेरिका रॉकीज पर्वत श्रेणी का जो अग्र विस्तार है जो अलास्का में पड़ता है जिसे अपन बोलते हैं अलास्का श्रेणी। और ये उत्तरी अमेरिका की क्या है सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई मानी जाती है 61-94 मीटर। कितनी है 61-94 मीटर। तो कूट क्या बनेगा फर्स्ट में क्या आ गया फोर्थ। अब फर्स्ट में जो फोर्थ है उसके बाद में सेकंड में क्या आ गया थर्ड। तो फोर्थ के बाद में कौन आ गया थर्ड। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें अपना क्या होने वाला है राइट होने वाला है। तो ये भी अब क्वेश्चन किससे संबंधित है स्थलाकृति है लैंडफॉर्म से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ तो क्या दी गई है झील और एक तरफ दिया गया है देश। सुमेलित करना अपन को फर्स्ट दिया गया है बाल्कस झील। और बाल्कस झील जो वो मध्य एशिया के अंतर्गत पड़ती है। और मध्य एशिया के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है क्या कजाकिस्तान। यानी कि इसमें 3 तो क्या रहने में सुमेलित और एक क्या है सुमेलित नहीं है, तो उस एक की अपन को पहचान करनी है। तो बाल्कस झील कहाँ पर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट
टिटिकाका, और टिटिकाका कहाँ पड़ती है? बोलिविया और पेरू पर, जिसे अपन बोलते हैं क्या? बोलिविया का पठार। कौन सा पठार है? बोलिविया का पठार। इस बोलिविया के पठार पर है। तो यहीं पर ये जो झील है ये क्या है? विश्व की सर्वोच्च झील, यानी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सी है? टिटिकाका झील है, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य, सबसे ऊंची मीठे पानी की और सबसे ऊंची मत्स्य पालन वाली झील भी कौन सी मानी जाती है? टिटिकाका। ईरी जो झील है वो कहाँ पर आती है? यूएसए और कनाडा, क्योंकि यूएसए और कनाडा के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है जिसे अपन बोलते हैं क्या? महान झील क्षेत्र। क्या कहते हैं? महान झील क्षेत्र। और महान झील क्षेत्र के अंदर 5 झीलें आती है जिसको अपन बोलते हैं होम्स। क्या बोलते हैं? होम्स। ह्यूरन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, ये 5 जिले हैं। और इन 5 जिलों में एक कौन सी है? ईरी। तो ईरी कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा में, ये भी सुमिलित है। बच गई क्या? बेकाल। और बेकाल कहाँ डाल रखा है? यूक्रेन। जी नहीं, यूक्रेन में नहीं है, ये कहाँ पड़ती है? रूस में। कहाँ पड़ती है? रूस में। और विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी मानी जाती है? बेकाल झील, जो औसत समुद्र तल से कितनी गहरी मानी जाती है? 1620 मीटर। तो यहाँ पर असुमिलित क्या हो गया अपना? डी ऑप्शन। तो अपना राइट आंसर भी क्या हो गया इसमें? डी ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये किससे संबंधित आ गया? झील से संबंधित आ गया। अगला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर अपन को वही देखना है, 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। और क्वेश्चन जो है वो किससे संबंधित है? इंडस्ट्री से, औद्योगिक क्षेत्र से है, ठीक है। पहला दिया गया इसमें डेट्राइट, और डेट्राइट किसके लिए है? ऑटोमोबाइल। अभी अपन ने जो पीछे बात करी थी महान झील क्षेत्र में, और उसमें एक झील आई थी कौन सी? ईरी झील। और ईरी झील के किनारे पर जो है कौन सा नगर अवस्थित है? डेट्राइट। और डेट्राइट क्यों प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल। विश्व में मोटर वाहन निर्माण का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा है? डेट्राइट। सही सुमेलित है। नेक्स्ट पूछा गया गोरनाया और शोरिया। गोरनाया और कौन सा है? शोरिया। और गोरनाया और जो शोरिया है ये किसके लिए दिया गया है? सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए दिया गया है? सूती वस्त्र। अंसान जो है ये किसके लिए दिया गया है? लोहे इस्पात के लिए। और याकोहामा जो है ये किसके लिए दिया गया है? जलपोत निर्माण। याकोहामा जो जापान का पड़ता है किसके लिए प्रसिद्ध है? जलपोत निर्माण के लिए। अंसान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे इस्पात के लिए। बच गया क्या? गोरनाया शोरिया, ये किसके लिए बताया जा रहा है? सूती वस्त्र। जी नहीं, सूती वस्त्र के लिए न होकर किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे इस्पात उद्योग के लिए। तो अपना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें अपना क्या हो जाएगा? राइट। तो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो अपन ने बात करी थी सिलेबस की, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आधार पर जब अपन ने एग्जाम में आयु क्वेश्चनों की चर्चा करी तो इसमें मेजर प्राथमिकता जो दी गई है किसको दी गई है? लैंडफॉर्म को। इस्लाह करते से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बार मल्टीपल चॉइस के आधार पर पूछे गए। और लैंडफॉर्म के बाद में भी दूसरा क्वेश्चन आया तो किसका है? रिवर्स या लेक का है। किसका है? रिवर्स या लेक का है। और उसके बाद में किसका आ गया? इंडस्ट्री का। तो अपन को इन 3 पार्ट पर तो सबसे मेजर फोकस करना है। एक तो लैंडफॉर्म के साथ साथ रिवर्स एंड लेक्स, और उसके बाद में अपन को इंडस्ट्री रीजन की अपन को क्या करनी है? बातें करनी है। तो ये अपन ने एक सिलेबस के साथ जो अपन ने पिछली एग्जाम में 2021 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी अपन ने बात करी। बाकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो अदर क्वेश्चन आए उनके अपन एक अलग क्लास लेके आएंगे जिसमें अपन केवल क्वेश्चनों की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करना है? शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली जो भविष्य की नोटिफिकेशन रहेगी जो अपन वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर के ऊपर, उस क्वेश्चन आंसर के वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर क्या हो सके? प्राप्त हो सके। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम कर दे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू।